हाँ जी, तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो आपको आज समझाया जाएगा जैकोबिस मेथड। तो ये मेथड बच्चों काफ़ी कह लें ईज़ी है आपके लिए। यहाँ पे इटरेशंस आपको देखने को मिलेंगी, तो काफ़ी ज़्यादा इटरेशंस होती हैं। एक क्वेश्चन ही मैं इसका करूँगा जिससे आपको टोटली ये मेथड समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखें, असल में इसमें कंडीशंस क्या होती हैं मैं आपको पहले ही समझा दूँ। सबसे पहले इसका डायगोनल देखा जाता है। देखो, ये इसका डायगोनल बनेगा, दिस इज़ कॉल्ड डायगोनल। अब ये डायगोनल बनता है, देखो एलिमेंट्स क्या हैं, वेरिएबल्स मतलब कि एक्स वाई और जी। इनके साथ जो इनके एलिमेंट्स हैं, यानी कि एक्स के साथ 1 है, वाई के साथ यहाँ पे 1 है, जी के साथ यहाँ पे 10 है। अब यहाँ पे एक कंडीशन होती है जिसे हमें वेरीफाई करना होता है। कहने को अगर मैं इसको लिखता हूँ ना बच्चों, कह लो कि थ्रू थ्योरम, यानी कि थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखूँ तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 ऐसे होगी, यानी कि अगर इसको वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जाए। अब ये वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं यहाँ पे, असल में ये बस चक्कर है। तो दूसरी इक्वेशन में ये b2 यानी कि 2 बस साथ में आ जाएगा, दूसरे वेरिएबल्स, यानी प्रीवियस वालों से थोड़ा डिफरेंट दिखाएंगे। इसी तरह से आएगा a3x। अब यहाँ पे ना असल में मैंने थ्योरम की वीडियो अलहदा से नहीं बच्चों इसकी बनाई, क्योंकि ये आपके लिए कह लें एक इजाफी वीडियो बन जाती, जबकि थ्योरम इसी में ही क्लियर हो सकता है। तो क्या ज़रूरत है आपको एक अलहदा से वीडियो दिखाने की, यही बात है ना। तो देखें, थ्रू एग्जाम्पल, यानी कि मैं इस पूरे थ्योरम का निचोड़ उठा के लाया हूं कि इसमें अरेंजमेंट का चक्कर हो, वो भी आप इसी में ही करोगे। देखो असल में होता क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन, यानी कि ये मेथड किस पे अप्लाई होगा। ये चीज़ के लिए 3 कंडीशंस होती हैं जिसे आप रफ अमल में कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर माइंड। यानी कि ये आपके माइंड का हिस्सा है कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये मेथड अप्लाई हो सकेगा कि नहीं। यानी कि अगर आप वो मतलब मेथड लगाए बगैर इसको शुरू कर देते तो आपका क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आएगा। आपके जो मतलब के आइट्रेशंस के आंसर्स होंगे वो डाइवर्ज होते रहेंगे, कन्वर्ज नहीं होंगे, मतलब कि एक जगह पे आगे इकट्ठे नहीं हो सकेंगे, ठीक है। तो देखें, अब यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन इसकी होती है मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब ये लीनियर बच्चों, ये देखो, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, यानी कि 3 लीनियर इक्वेशंस है। तो इनको कहा जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है उसके, यानी कि जो फर्स्ट होती है हमारे पास, उसके पास ये कंडीशन होती है कि a1 के वेरिएबल की मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर उसके साथ माइनस का साइन होना, यहाँ पे -1 होता तो मैं सिर्फ 1 लेता, ना कि -1 को लेता, ठीक है। वो ग्रेटर देन होनी चाहिए बच्चों b1 और c1 की मैग्नीट्यूड के सम के, ठीक है। इनके सम लेने से जो नंबर आए उससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, ठीक है ये। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, मैंने बोला डायगोनल देखा जाएगा। डायगोनल डायगोनल मतलब कि अब B2 को देखा जाएगा। जो B2 है ना आपका बच्चों, वो रिमेनिंग एलिमेंट से के सम के ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब है मेरा। तो A2 C2 के सम से ग्रेटर होना चाहिए। ऐसे ही C3, यानी कि डायगोनल एलिमेंट देखा जा रहा है। देखो, फिर पहले A1 फिर B2 फिर C3। अब C3 जो है वो ग्रेटर होना चाहिए इसकी मैग्नीट्यूड को बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स के सम के, यानी कि A3 और B3 की मैग्नीट्यूड। अब जरा गौर कीजिएगा, कभी कभार बच्चों ऐसा होगा, ऐसा जरूर होगा, एक समझदार टीचर बच्चे को आजमाने के लिए हर एक पार्ट देने की कोशिश करता है एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यानी कि एक थ्योरम है ना, तो उसका हर एक हिस्सा कवर करने की कोशिश करेगा वो अपने क्वेश्चन के अंदर। अब जरा देखें, हमारा ये जो डायगोनल है, अब अगर ऐसा नहीं ना होता, मतलब ये कंडीशन वेरीफाई नहीं होती, आप इनको रीअरेंज करते हैं फिर, यानी कि एक इक्वेशन, यानी कि अगर आपकी सेकंड इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन को वेरीफाई कर रही है, यानी कि A1 यानी यहाँ पे वेरीफाई हो रहा हो, यानी ये फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन यानी सेकंड इक्वेशन पे वेरीफाई हो रही हो, तो आप उस इक्वेशन को ऊपर ले जाओगे, यानी कि उसको अपनी फर्स्ट इक्वेशन बना दोगे। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं फर्स्ट इक्वेशन में देखता हूं, मेरे पास यहाँ पे A1 की वैल्यू 1 है, B1 की वैल्यू 5 है, उसके बाद यहाँ पे C1 की वैल्यू 3 है, यानी कि 5 + 3 क्या है बच्चों, ये राइट है। देखें जरा, A1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तीनों इक्वेशंस के लिए पहले करके रख लेते हैं। देखें, A1 की वैल्यू 1 है, B1 की वैल्यू यहाँ पे 5 है और C1 की वैल्यू 3 है, यानी कि 5 + 3 8। क्या ये कंडीशन राइट है? नो। फर्स्ट कंडीशन ही जब रॉन्ग है, इसका मतलब ये अप्लाई नहीं होने वाला, हमें रीअरेंजिंग करनी पड़ेगी। इतना तो पहले ही वेरीफाई होता है, लेकिन हम पहले चेक करते हैं मजीद। अब बच्चों अगर ऐसा नहीं ना हो सका, आप ये ना मेरी बात ना मैं आपको मुसलसल यानी कि ज्यादा बेटर तरीके से बताता हूँ। आप देखें, आप पता क्या करो, बाकी की इक्वेशंस जो है ना, जो 2 इक्वेशन अभी आपके पास पड़ी हुई हैं, उनको भी, उनके ऊपर भी ये इक्वेशन अप्लाई करके देखो, जिसके ऊपर ये इक्वेशन वेरीफाई हो जाती है, यानी कि ये वाली कंडीशन वेरीफाई हो जाती है, उस इक्वेशन को आपने इक्वेशन 1 कह देना। आप देखें, मैं दूसरी जो इक्वेशन है उसके ऊपर यही आपकी इक्वेशन अप्लाई करके देखता हूँ। ये मेरे लिए A1 है 12, ठीक है, 12 मेरे पास A1 है। उसके बाद 12 इज ग्रेटर देन B1, यहां पे फिर क्या हुआ 1,
ठीक है। उसके बाद C1 क्या हुआ 5। अब ये ना कहिएगा कि सारे ये तो B2 C2 था, हम यार कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए एक इक्वेशन को रैंडमली क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे किसी दूसरी इक्वेशन के साथ। अब देखो ये कंडीशन यहां पे वेरीफाई हो रही है, यस 12 इज ग्रेटर देन 6, यानी कि ये आपकी इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 1 लिख लो। ये आपके सिस्टम को इस तरह से आपने सेटल करना है। ये देखें मैं लिख रहा हूं यहां पे, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, दैट्स व्हाई मैंने इसको फर्स्ट नंबर पे लिख लिया, ठीक है। क्योंकि यहां पे वो जो डायगोनल मैंने बोला ना कि x का एलिमेंट जो है वो बड़ा होना चाहिए, x के साथ जो एलिमेंट है वो बड़ा होना चाहिए इन दोनों के सम के, वो दूसरी इक्वेशन पे वेरीफाई होता है। तो जो आपकी सेकंड इक्वेशन है वो आपने पहले नंबर पे रख लेनी है। ये देखें मैंने फर्स्ट जो सेकंड इक्वेशन थी उसको फर्स्ट नंबर पे रख लिया। या बाद में तय होगा कि ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको किस नंबर पे रखें। अब देखें सेकंड इक्वेशन तो हमने मूव करवा दी है, ठीक है। हम ना अब फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी यार y के लिए चेक करते हैं, ठीक है। सेकंड जो मतलब कि यार क्या नाम है आपकी, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना बच्चों, अब ये इतना तो आपको पता चल गया, ये जो इक्वेशन थी आपकी ये वाली इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन नहीं हो सकती, यानी कि वहां पे y नहीं हो सकता। अब आप पता क्या करो, अब आप इस इक्वेशन को चेक करो इस कंडीशन के लिए। B2 यहां पे क्या है बच्चों, B2 यानी y के साथ जो वेरिएबल है वो b का वेरिएबल होता है। 5 है ना, B2 की वैल्यू 5 थी यहां पे। अगर मैं इस यानी कि इस कंडीशन के लिए चेक करता इस अपनी फर्स्ट इक्वेशन को, क्या ये अप्लाई हो सकती है। देखें 5 इज ग्रेटर देन A2 प्लस C2, A2 यहां पे इसके साथ 1 है, C2 3 है, यानी A2 प्लस C2 करता हूं तो क्या आएगा 1 प्लस 3 यानी 4 आएगा। यस दिस कंडीशन इज राइट, यानी कि हमारी सेकंड इक्वेशन ये होनी चाहिए थी जबकि फर्स्ट इक्वेशन ये होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये आपस में इंटरचेंज थी, इनको एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करवाना था हमने बस। तो अब इसको आप सेकंड इक्वेशन बना लें जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी पहले, ठीक है। x प्लस 5y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। अब बच्चों बस आपने ना थर्ड इक्वेशन को वेरीफाई कर लेना है, उसके ऊपर क्या आपकी मतलब कि वो राइट साबित होती है कि नहीं। सॉरी बच्चों ये मैंने क्वेश्चन चेक किया, ये थर्ड इक्वेशन थोड़ी सी मुझसे रॉन्ग लिख दी गई है। ये मैं 10 था वो थोड़ा ना आपकी बुक के ऊपर ना ये इरेजेबल हुआ है, ये 18 है, ये 10 नहीं है 18 है, 18 है, ठीक है। तो ये गलती ठीक कर ले। अब देखें हमने थर्ड इक्वेशन को वेरीफाई करना, क्या वो थर्ड नंबर पे आएगी कि नहीं, ये चीज आपने वेरीफाई करनी है। आपने बस इसका ना कंसेप्ट लेना है, जो आपको क्वेश्चन देगा वो बिल्कुल राइट क्वेश्चन देगा। अब देखें अगर वो मैं 10 रखता ना तो ये इक्वेशन वेरीफाइड ना होती, इसका मतलब ये मेथड अप्लाई हो ही नहीं सकता था, ठीक है। लेकिन जब मैंने बुक खोल के इसको एक दफा चेक किया तो ये यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 10 नहीं 18 आता है, ठीक है। अब जरा चेक करें, यहाँ पे सी का वेरिएबल है, यानी ये थर्ड कंडीशन हमने वेरीफाई करनी है। अगर ये थर्ड कंडीशन वेरीफाई होगी तो ये तीसरी इक्वेशन होगी हमारी। तो C3 यहाँ पे इसका क्या वेरिएबल बनता है 18 इज ग्रेटर देन A3 यहाँ पे क्या है 9 प्लस B3 क्या है 4, यानी ये कंडीशन वेरीफाइड होती है। 18 हमारा 13 से बड़ा होता है, दैट्स वाई ये हमारी थर्ड कंडीशन यानी कि थर्ड इक्वेशन ही रहेगी। 9x प्लस 4y प्लस 18z इज इक्वल टू 0। अब आप चेक कर सकते हो ये इसका डायगोनल है और डायगोनल के इर्द गिर्द जो एलिमेंट है वो उनका सम जो है इससे स्मॉलर होता है। अब ये बच्चों हम करते क्यों है, इसकी यही कंडीशन है कि हमने इस सिस्टम को क्या करना होता है, डोमिनेंट बनाना होता है, ठीक है। डोमिनेंट होने से ही हमारी जो वैल्यूज है वो कन्वर्ज कर पाएंगी, ठीक है। दिस इज द मेन कंडीशन। तो जिनको मेरे वर्ड की समझ नहीं है एक दफा उनके लिए डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट। अब मेरी बात सुने, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना उसमें आपने देखा कि आपने x के वेरिएबल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया, सेकंड इक्वेशन को आपने b के वेरिएबल के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, थर्ड इक्वेशन को आपने c के वेरिएबल के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। अब आप पता क्या करोगे, इन इक्वेशंस को x y z के लिए यहाँ पे यानी कि फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको x के लिए रेडी करोगे। देखो x इधर ही रह गया, 12x बच्चों इधर ही था, ठीक है 12x। मैं ना स्टेप बढ़ाना नहीं चाहता, डेट्स वाई मैं कोशिश कर रहा हूँ एक स्टेप में ही हो जाए। देखें अगर बच्चों मैं यहाँ पे x के लिए x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो 12x इधर ही रह जाएगा, दूसरी साइड पे क्या होगा 1 में से जाके -y और -5z हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 12 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन की 1/12 इंटू 1 -y -5z। ये आपका सेकंड स्टेप है, मतलब फर्स्ट स्टेप है आपका अरेंज करना, यानी कि पहले वेरीफाई करना, और अगर नहीं मतलब कि उनकी सेटलिंग ठीक तो आपने उनको डोमिनेंट बनाने के लिए रीअरेंज करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप है आपने फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी आई है उसमें से x की इक्वेशन बनाना, सेकंड इक्वेशन जो आई है उसमें से y की इक्वेशन बनाना, और थर्ड इक्वेशन जो आई है उसमें से z की इक्वेशन बनाना। अब देखें यहाँ पे मैं y की इक्वेशन बनाने लगा हूँ, y इज इक्वल टू ये दूसरी इक्वेशन में से, यहाँ पे देखो बच्चों पहले 4 में से जाके -x होगा और -3z होगा, ठीक है।
और y के साथ जो वेरिएबल था वो यहाँ पे 5 रह चुका था, तो वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन में से आप z की इक्वेशन बनाओगे। देखो जरा, यहाँ पे सिर्फ z लिखा मैंने इज इक्वल टू, देखो पहले तो जीरो है, उधर जीरो को लिखने का फायदा नहीं होता, डेट्स वाइज उधर सिर्फ लिखा जाएगा -9x -4y। ठीक है, अब जरा चेक करें फिर क्या होगा। ये जो z के साथ एक एलिमेंट था 18, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो चुका होगा, तो ये आपके पास ऐसे इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस अब आपकी आइट्रेशंस के लिए काम आएंगी। बच्चों फर्स्ट आइट्रेशन आप करोगे, आपको कहा जा सकता है क्वेश्चन में कुछ भी अप टू 3 डेसिमल तक आंसर लाओ, मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या मतलब है यहाँ पे, यानी ऐसे यहाँ पे कैसे आइट्रेशंस वर्क करेंगी। अप टू 3 डेसिमल मैंने लिख दिया, ठीक है, एज एन एग्जांपल ले लिया मैंने, बस आपको इसका कंसेप्ट देना। तो फर्स्ट आइट्रेशन बच्चों हम करने लगे हैं। फर्स्ट आइट्रेशन में पता है आपने क्या करना है, फर्स्ट आइट्रेशन में बच्चों आपने कुछ यूं करना है कि x की पहले आप इक्वेशन लिखोगे। ठीक है, x की जो आपके पास मतलब कि ये इक्वेशन है ना, इसमें आपने x की दफ़ा y और z को 0 पुट कर देना फर्स्ट आइट्रेशन में। जैकोबीज मेथड में फर्स्ट आइट्रेशन में आपने x को जब फाइंड आउट करना है, यानी कि x की इक्वेशन में y और z को 0 पुट कर देना है। y को फाइंड आउट करोगे तो x और z को 0 कर देना, z को फाइंड आउट करोगे तो x और y को 0 कर दोगे। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है, ये कंडीशंस हैं। तो देखो जब y और z दोनों 0 हो गए, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, तो सिर्फ 1 रह गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1/12 इसके अकॉर्डिंग। तो इसको अपना इशारिये में चेक कर लो, क्योंकि हमने अप टू 3 डेसिमल करना है, कि यानी हमारा आंसर इशारियाज में आने वाला है। तो ये आता है बच्चों 0.083, अप टू 3 डेसिमल तक लिखो, यानी 1 2 3 हो गए, एक और लिख लो 3, 4 डेसिमल लिखो 0 के आगे इशारिये के बाद। यानी उसके बाद बच्चों आप y की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, देखें y की दफ़ा हम क्या करेंगे, x और z को 0 पुट कर देंगे फर्स्ट आइट्रेशन में, बस बच्चों ऐसा करना है। सेकंड आइट्रेशन में आपके पास x, y और z की वैल्यूज होंगी, वहां पे ऐसे ही करोगे कि y और z की वैल्यू पुट करोगे x के टाइम, और y की वैल्यू पुट करोगे x और z के टाइम। अब ये आपकी x और y की वैल्यूज नहीं है, अब ये आपकी x1 और y1 की वैल्यू है, क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन चल पड़ी है। फर्स्ट आइट्रेशन में आप x1 और y1 ऐसे स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इस इक्वेशन में जब x 0 पुट हुआ, z 0 पुट हुआ, ये सारे खत्म हो गए, 4/5 आया, 4/5 कितना होता है, 0.2 होता है समथिंग लाइक। तो 4/5 करके देख ही लेता हूँ एक दफ़ा मैं, 0.8 होता है, सॉरी 0.8, सिर्फ 0.8 आ रहा है। अब थर्ड इक्वेशन यानी कि z1 में आप क्या करोगे, x और y दोनों को 0 पुट करोगे, सिर्फ फर्स्ट आइट्रेशन के लिए ऐसा होता। तो देखो बच्चों जब x और y दोनों 0 पुट हुए, ये तो टोटली 0 हो गया। ठीक है, ये तो टोटली 0 हो गया z वाला, देखो यहाँ पे 0 आ रहा है ना टोटली, तो 0/18 इज आल्सो 0। ये आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई। अब आप इसकी सेकेंड आइट्रेशन पे मूव करोगे। अब मैं सिर्फ यहाँ पे सेकंड लिख रहा हूँ ताकि मेरी ना थोड़ी जगह यहाँ पे मिल जाए मुझे। सेकंड आइट्रेशन में आपने क्या करना है बच्चों, वही फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे, बस आप वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे। देखें अब मैं x2 फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि सेकंड आइट्रेशन आ गई है। ठीक है, ये आपको नजर भी आई, ये लें। अब मैं x2 फाइंड आउट करने लगा, जरा गौर कीजिएगा। x2 जब फाइंड आउट करूंगा तो x2 की जगह मैं y और z की बच्चों वैल्यू पुट करूंगा, और मैंने आपको बताया अब y और z की जगह कौन सी वैल्यू पुट होगी, y1 और z1 की। ठीक है, ये चक्कर होता है। z1 आपको पता है 0 आया हुआ, y1 0.8 आया हुआ, ये वैल्यूज पुट करो और x2 की वैल्यू ले आओ। ये आपके पास इक्वेशन है 1/12। अब मैं ये आपके सामने ही करूंगा, 1/12 इनटू, ये सारा आप कैलकुलेटर पे लिख के, यहाँ पे आंसर मैं लिख के दे रहा हूँ, अब वहां पे ना एक दफा फार्मूले में पुट करके लिख दीजिएगा इक्वेशन, माइनस y की वैल्यू जो कि 0.8 है। ठीक है, फिर -5 इंटू z की वैल्यू जो कि 0 है, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बच्चों आपके पास ये आ रहा है आंसर, ये देखें, ये आपको नजर भी आ रहा है 0.0167 कह लो, 0.0167। अब बच्चों देखो अप टू 3 डेसिमल का मतलब ये है कि ये जो 3 डेसिमल है ना इशारिये के बाद, ये प्रीवियस वाले के साथ मैच होने चाहिए। ये उनका मतलब कहने का मतलब था, हर एक वेरिएबल के, x के, y के और z के। अगर जब तक ये ऐसा नहीं होता आप आइट्रेशंस को चलाते चले जाओगे। ठीक है, ये चक्कर है। इसी के आगे यार मैं y2 निकालने लगूं ताकि मेरे पास ना यहाँ पे ज्यादा आइट्रेशंस हो सके। बच्चों देखो y2 की दफा अब आप समझ गए होगे, वहां पे हम x1 और z1 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, y2 को निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में जो हमारे पास y की इक्वेशन है, इसमें x1 और z1 की वैल्यू पुट करेंगे, जो ये यहाँ पे हमारे पास आई हुई है। देखो x1 की तो वैल्यू है लेकिन z1 0 है, तो ये तो टर्म पूरी 0 हो गई। 4 माइनस x1 की वैल्यू माइनस कर दो उसमें से, और बाहर 1/5 लगा दो। 1/5 इंटू 4 माइनस x1 की वैल्यू जो कि है 0.0833।
तो ये बच्चों मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है y2 की 0.7833, ठीक है जी। और z की वैल्यू अगर हम मालूम करते हैं, z की वैल्यू मालूम कैसे करेंगे बच्चों z2 की, अब आप समझ चुके होंगे। z2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए x1 और y1 की वैल्यू उसकी इक्वेशन में पुट करनी होगी। ये उसकी वैल्यू है x1 और y1, ठीक है। तो देखें 1/18 इंटू आएगा हमारे पास, देखो -9 इंटू किसकी वैल्यू, x1 की वैल्यू जो कि है 0.0833, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है जी, देखो -4 इंटू वाई, -4 इंटू वाई की वैल्यू जो कि y1 की वैल्यू पुट की जाएगी, तो ये 0.8 आ जाएगी। तो अब बच्चों मेरे पास z2 की वैल्यू चली गई है माइनस में। ओके, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता माइनस में आए या ना आए, जैसे चलेगा हम चलाते जाएंगे। तो ये आंसर में हमें मिला है -0.2194, ठीक है जी। हमने बस 3 डेसिमल मैच करने हैं, वो मैच होने चाहिए। अब नेक्स्ट यानी कि थर्ड आइट्रेशन पे बच्चों मूव कर जाएंगे। अब मेरी बात गौर से सुने, इक्वेशन वही चलती जाएगी, थर्ड आइट्रेशन में भी हम इसी इक्वेशन की हेल्प लेने वाले हैं, बट इन दिस केस अब क्या होगा, y2 और z2 और x2 की वैल्यूज पुट की जाएंगी, ठीक है। और x3, y3 और z3 को फाइंड आउट किया जाएगा। x3 किसके बराबर होगा, देखो बच्चों अब आप समझ गए यार। अब मैं डायरेक्ट आपको ना यहाँ पे वैल्यूज ही दिखाऊंगा। देखें x3 के केस में मैं वो वही इक्वेशन इस्तेमाल करके y2 और z2 फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। यानी कि y2 z2 फाइंड आउट नहीं करूंगा, सॉरी, y2 और z2 पुट करूंगा। और जब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो x2 z2 पुट करूंगा, और जब मुझे z की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो x2 y2 की वैल्यू पुट करूंगा। तो ये मैं तीनों वैल्यूज निकाल के आपके सामने यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कुछ वैल्यूज आ गई हैं x3, y3 और z3 की। ये देखें x3 की वैल्यू है 0.01। देखें फर्स्ट 2 डेसिमल यहाँ पे मैच हो गए हैं इसके, यानी कि हम x के तो काफ़ी करीब चले गए हैं, वैल्यूज कन्वर्ज होना स्टार्ट हो गई हैं। अगर हम y की वैल्यू देखें तो ये थोड़ी सी डाइवर्ज हो रही है, मतलब अभी थोड़ी आगे जा रही है। 8.3 तो चलो मैच हुआ है ना, 1.3 जो है। अब आगे बात करें z3 की, तो z3 भी देखो यार उसकी वैल्यू के थोड़ा यानी कि करीब चला गया, अप टू 2 डेसिमल तो ये मैच हो गया, ठीक है। अब हमें अप टू 3 डेसिमल करने, यानी कि तीसरा डेसिमल भी मैच होना चाहिए। तो उसके लिए हम फोर्थ आइट्रेशन पे मूव करेंगे, और फोर्थ आइट्रेशन का आप तरीकाकार समझ गए होंगे कि हमने क्या करना है। फोर्थ आइट्रेशन में अब x4 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y3 और z3 पुट करेंगे, y4 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x3 और z3 की वैल्यू पुट करेंगे। इस तरह से मतलब सारा वो भी प्रोसीजर चलेगा। अब मैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करता हूं। अब मैं पता है क्या करता हूं, मैं सारी आइट्रेशंस जहां तक हो सकता है वहां तक करके आपको दिखाता हूं एग्जैक्ट आंसर। हाँ तो स्टूडेंट्स, माजरत के साथ यार आपको इतनी आइट्रेशंस जो है मैं बता नहीं सका, क्योंकि वीडियो लंबी हो जानी थी। मैंने आपको बोला था आपको आंसर दिखाऊंगा डायरेक्ट, तो हमारी शायद आइट्रेशन थर्ड पे आपके साथ काम डन हुआ था। फोर्थ देखे मैंने फोर्थ निकाली तो वैल्यूज़ थोड़ी डाइवर्ज हुई, मतलब कि एक दूसरे से थोड़ा दूर हुई, कोई एक आधी करीब आई। देखो Z4 की तो डायरेक्ट मैच हो गई Z3 के साथ, बट मैं एक वैल्यू तो नहीं ना मैच करने आया हुआ। और यहाँ पे 2-2 डेसिमल तक काम डन हो रहा था, 9-2-9-2। और फिर क्या हुआ, फिर ये देखो ये इनके 3 डेसिमल करीब आ गए, यानी कि x5 की x4 से, यानी कि नेक्स्ट आइट्रेशन में आपको पता है वही फार्मूलाज बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। बस वैल्यूज़ क्या हो रही हैं कि x5 की निकाली तो x4 और y4 और z4 ये वाली वैल्यूज़ इस्तेमाल हुई, यानी कि फिफ्थ आइट्रेशन में फोर्थ आइट्रेशन की वैल्यूज इस्तेमाल हुई। हर आइट्रेशन में बच्चों प्रीवियस आइट्रेशन की वैल्यूज इस्तेमाल होंगी, फार्मूलाज वही होंगे, ठीक है। तो देखें ये इतना सारा काम करने के बावजूद एट द लास्ट देखें 8th और 9th आइट्रेशन के अप टू 3 डेसिमल आंसर सबके सेम हो गए। 0.115 देखें उसका भी 0.115 तक सेम है। ये चौथा डेसिमल है, चौथा डेसिमल तक, यानी कि अप टू 4 डेसिमल तो वो कह ही नहीं रहे, हमें सिर्फ अप टू 3 डेसिमल कहा गया, ठीक है। ज़्यादातर 3 डेसिमल तक ही कहा जाता है, 2 डेसिमल तक कहा जा सकता है, लेकिन 4 डेसिमल मेरे ख्याल में मुश्किल है कोई उस्ताद आपसे कहे, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्यूरेट आप क्या करने बैठोगे। उसके बाद ये देखो y9 आई है 0.9361, जबकि y8 थी 0.9364, यानी कि 3 डेसिमल तक तो आंसर सेम हो गया। बस हमने यही एक्यूरेसी दिखानी थी। Z9 में भी यही चक्कर है, देखो -0.260 तक आ गया, आगे मेरे पास नंबर 0 ही था, तो इसका मतलब उसके भी 3 डेसिमल सेम हो गए। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जो है डन होता है। इसके बाद बच्चों जो मेथड आता है ना, वो जैकोबिज मेथड जैसा ही है, बस उसमें थोड़ी सी कह लें चेंजिंग होती है, वो भी इंशाल्लाह आपको समझा दी जाएगी जब हम वो मेथड करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज।